अप्रैल 2012 में मार्क जुकरबर्ग ने पूरे $1 बिलियन देकर इंस्टाग्राम को खरीद लिया। 19 फरवरी 2014 में 19 बिलियन देकर जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। लेकिन एक छोटी सी मछली जिसे अभी 2 कॉलेज स्टूडेंट्स तैरना सिखा ही रहे थे, उसका शिकार फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग नहीं कर पाए। जुकरबर्ग ने कई बार धमकियां दे देकर प्राइस लगा लगाकर छोटी सी मछली स्नैपचैट को खाने की कोशिश की, लेकिन वो मछली उनके हाथ वैसे ही नहीं आई जैसे आपके हाथ वो नहीं आती। कौन? अरे सक्सेस यार। मुझे कहते हैं तल्हा, मैं आपकी देखती आंखों और सुनते कानों को कामयाबी की किताब यानी बुकिफाई पर वेलकम करता हूँ। एवन स्पीगल बचपन से ही कंप्यूटर में दिलचस्पी और लाउड म्यूजिक पार्टीज का शौक रखते थे। एवन की मदर और फादर दोनों ही लॉयर्स थे। एवन स्टैनफोर्ड में वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना सीख रहे थे और वो स्टैनफोर्ड में ही रहा करते थे। एवन के रूम के सामने वाले रूम में रेगी ब्राउन रहते थे। रेगी ब्राउन स्टैनफोर्ड में इंग्लिश पढ़ रहे थे और उनको पार्टीज बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से कप्पा सिग्मा नामी पार्टी क्लब में उनकी दोस्ती एवन से हो गई। उसी पार्टी क्लब में एवन और रेगी की मुलाकात बॉबी मर्फी से हुई। बॉबी भी स्टैनफोर्ड में ही रहते थे, लेकिन ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे और वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस की ज़बरदस्त कोडिंग करते थे। एक दिन रेगी ब्राउन को एक आइडिया आया जो एवन और बॉबी को भी बहुत पसंद आया। इन तीनों ने आइडिया को डिसअपियरिंग फोटोज़ का नाम दिया। एवन, बॉबी और रेगी ने मिलकर एक ऐप बनाया और उसे पिकाबू का नाम दिया। पिकाबू में फेसबुक से अलग ये था कि अगर आप इस पर अपनी फ़ोटो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। फेसबुक पर ऐसा नहीं होता। फोटो चाहे आपने सालों पहले अपलोड की हो, आज भी अगर आप अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद रेगी ब्राउन और एवन की लड़ाई हो गई, क्योंकि रेगी ब्राउन पिकाबू को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और उस तरह से उसकी ग्रोथ के लिए हार्डवर्क भी नहीं करते थे। एवन और बॉबी ने पिकाबू का पासवर्ड चेंज कर दिया और रेगी ब्राउन को अपने काम से बिल्कुल वैसे कटाया जैसे हम प्रॉब्लम को कटाते हैं। पिकाबू नाम से एक फोटोग्राफ कंपनी पहले से मौजूद थी। ये साल 2011 था, महीना सितंबर था। एवन की गोद में उए 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 करता हुआ स्नैपचैट था, जो कि अपनी मम्मा बॉबी को पुकार रहा था। लो जी, देखकर मुंह मीठा करो, स्नैपचैट दुनिया में पैदा हो गया। लेकिन वो अभी बहुत छोटा था और उसे खानदान के सिर्फ 100 लोग जानते थे। बॉबी और एवन ने स्नैपचैट की बहुत दिल लगाकर परवरिश की, यानी उस पर मेहनत की, जिसकी वजह से स्नैपचैट को यूज़ करने वाले लोग 100 से 1000, 1000 से 2000 और अप्रैल 2012 में 1 लाख हो गए। 2012 की गर्मियों में हर दिन के बढ़ते टेम्परेचर के साथ साथ स्नैपचैट के भी यूज़र्स हर रोज़ 10,000 से बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गए। फिर एवन और बॉबी ने स्नैपचैट के लिए सेम वही किया जो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए, जुकरबर्ग ने फेसबुक के लिए और स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए किया, यानी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया और लॉस एंजल्स में स्नैपचैट का फर्स्ट ऑफिस खोल दिया। क्या कहा? वो बिल गेट्स, जुकरबर्ग, स्टीव जैसी एक्टिंग कर रहा है? अरे नहीं, वो अपने स्नैपचैट से वफादारी कर रहा है। अब एंट्री हुई उस रिश्तेदार की जिसके पेट में उठ रहा था दर्द। बच्चा स्नैपचैट बड़ा होकर एक खूबसूरत सा लड़का बन चुका था और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। आंटी जुकरबर्ग से ये ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हुई और वो फेसबुक का रिश्ता लेकर पहुंच गई स्नैपचैट की मम्मा और बाबा के पास, यानी बॉबी और एवन के पास। अप्रैल 2012 में मार्क जुकरबर्ग $1 बिलियन देकर इंस्टाग्राम को बाय कर चुके थे, लेकिन उनको ना किक नहीं मिली, मज़ा नहीं आया। लग रहा था कि कुछ तो कम है बॉस, कुछ ना कुछ तो कमी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए जुकरबर्ग ने एवन को $60 मिलियन ऑफर किए और कहा कि स्नैपचैट को मुझे बेच दो, मैं इसे फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ और आप यानी एवन स्नैपचैट पर काम करते रहो, लेकिन एज अ एम्प्लॉय वर्ड सुनते ही एवन ने $60 मिलियन की ऑफर को बिल्कुल वैसे ही ठुकराया जैसे एक अच्छी लड़की का बाप आवारा लड़के के रिश्ते को ठुकराता है। एवन के ना मानने पर जुकरबर्ग ने सेम स्नैपचैट जैसा ऐप पोक के नाम से बनाया और एवन को धमकी दी, अगर उसने स्नैपचैट को नहीं बेचा तो वो पोक को मार्केट में रिलीज कर देंगे। क्योंकि जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं, उनके पास पैसों की कमी तो है नहीं, जिसकी वजह से उनको पोक की मार्केटिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। एवन ने मार्क जुकरबर्ग की धमकी का कोई रिप्लाई नहीं दिया और स्नैपचैट पर बड़ी ज़ोर से मेहनत करना शुरू कर दिया। एवन ने स्नैपचैट में फ़ोटोज़ के साथ साथ वीडियो ऑप्शन को भी ऐड किया। 21 दिसंबर 2012 को जुकरबर्ग ने एवन को मैसेज किया, आई होप यू एंजॉय
स्पोक, जिसका रिप्लाई एवन ने कुछ ऐसे दिया, वेलकम फेसबुक सीरियसली। बट अफसोस स्पोक ज़्यादा दिन चल नहीं सका क्योंकि फेसबुक ज़्यादातर ओल्डर लोगों को पसंद है और स्नैपचैट यंग लोगों की चॉइस है। जुकरबर्ग के पास ओल्डर लोगों की ऑडियंस थी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट फिट सही नहीं बैठा और जुकरबर्ग बैटल हार गए। अब बेचारा जुकरबर्ग, उसने कहा कि स्नैपचैट तो पकड़ में आ नहीं रहा, मार्केट में व्हाट्सएप पर भी बहुत चर्चा हो रही है, तो क्यों ना उसे पकड़ा जाए। 19 फरवरी 2014 में जुकरबर्ग ने $19 बिलियन के बदले में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, लेकिन जुकरबर्ग को किक अभी भी नहीं मिली। एवन ने स्नैपचैट पर मेहनत को और बढ़ा दिया, उसमें स्टोरीज के ऑप्शन को भी ऐड कर दिया। फिलवक्त एवन के सामने 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली तो जुकरबर्ग, दूसरी रैगी ब्राउन, हाँ वही जिसका आइडिया था, और तीसरी प्रॉब्लम था पैसा। अब तक स्नैपचैट पर जो पैसा लग रहा था वो एक कंपनी से लोन लिया हुआ था, और ऊपर से रैगी ने भी एवन पर केस किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत पैसा लॉयर्स को देना पड़ता था। एवन ने सबसे पहले $157 मिलियन रैगी को देकर उसको फारिग किया, और फिर इस बारे में सोचना शुरू किया कि वो स्नैपचैट से पैसा किस किस तरीके से बना सकते हैं। कई तरीकों को अपनाने के बाद फाइनली उन्होंने स्नैपचैट में स्नैपचैट लाइव और जियो फिल्टर्स जैसे फीचर्स को ऐड किया। इन 2 फीचर्स को वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर्स और आर्टिस्ट ने बहुत पसंद किया, और उन्होंने अपने आर्ट और कॉन्सर्ट के लिए इन 2 फीचर्स को यूज़ किया, जिसकी वजह से स्नैपचैट के फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए और कई आम लोग अपने ज़बरदस्त कंटेंट की वजह से स्नैपचैट पर फेमस हो गए और दुनिया के लिए ख़ास बन गए। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने स्नैपचैट को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए चूज़ किया। कई मूवी ट्रेलर्स स्नैपचैट पर रिलीज़ हुए, जिसकी वजह से एवन और बॉबी की पैसों की तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। एवन ने स्नैपचैट पर मेमोरीज और स्टोरीज जैसे फीचर्स को ऐड किया, जिनको बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी कॉपी किया। एवन ने बिटस्ट्रिप नामी कंपनी को खरीदा और उससे फ़नी इमोजीज बनवाए और उन्हें बिटमोजी का नाम दिया। फिर वर्जन्स लैब नामी कंपनी को खरीद कर उसे स्नैप लैब का नाम दिया, जिसमें उन्होंने स्पेशल ग्लासेस स्पेक्टिकल्स को बनाया। तो प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, एवन दूसरे जुकरबर्ग बन गए भाई, कंपनीज को खरीद रहे हैं अब तो। मतलब आखिरी प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। दोस्तों, स्नैपचैट की स्टोरी से आपने क्या सीखा वो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ 1 सेंटेंस में बताएं। मैंने तो सीखा है कि पैसा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन हो या ना हो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, खुद पर भरोसा और यकीन होना चाहिए। चाहे कॉम्पिटिटर कितना ही बड़ा हो, हालात कितने ही ख़राब हो, जिंदा तो हो ना। बिलीव इन योरसेल्फ।